हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय रियांश। तो हमने लेके आप समझ ही गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पे है। बिल्कुल, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो चार ही है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या डिफाइन कैसे करते हैं। फियोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये चार चीजें हैं, इसमें से भी मैं बता रहा हूँ इन तीन से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इन तीन में से भी बताता हूँ। ये वाला फियोल का प्रिंसिपल से आ सकता है, बट मैं ये दोनों बोलूंगा, टेलर और फियोल दोनों हुए। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। ठीक है, पहले फियोल के पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। क्या है? फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स दैट मैनेजर्स शुड फॉलो टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का मीनिंग लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? आर फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स दैट मैनेजर्स शुड फॉलो टू इंश्योर इफेक्टिव एंड efficient functioning of the organization. They provide a framework for managerial decision making and action. ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, इतना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब। आगे बढ़े जी, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो फियोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फियोल, हेनरी फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? डेड यू सी आई क्रॉस। डेड यू सी आई क्रॉस कैसे बांटा जाता है? डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई से इक्विटी, ई से एस्पिरेट डिक कॉर्प्स। ठीक है, आई से इनिशिएटिव, सी से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, आर से रेम्युनरेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्केलर चेन एंड एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखो यार, होगा ना 14। 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्योल के। कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। समझे कि नहीं समझे? अब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल है कौन से? डेफिनेशन समझते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क क्या मतलब है? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। ये वर्क को स्मॉल टास्क या जॉब में डिवाइड कर देना चाहिए। और एक ट्रेन स्पेशलिस्ट, अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कैपेबल इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। जो ट्रेन स्पेशलिस्ट है उस जॉब का, जो कि कैपेबल है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो हायर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को तुम डिवाइड करो स्मॉल टास्क में। और जो ट्रेन स्पेशलिस्ट है, जो उस उस काम में पूरा परफेक्ट है, उसको हायर करा जाना चाहिए। Authority and responsibility. Authority means power to take decision, and responsibility means obligation of performing a particular job, obligation of doing a particular job. ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या है? फिर से बोलिए। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। आगे बढ़ते हैं। डी से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट। क्या? डिसिप्लिन होता है ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट, की जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है उसको फॉलो करना सबऑर्डिनेट के थ्रू, इज कॉल्ड डिसिप्लिन। समझे कि नहीं समझे? अब आगे, यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाट डज यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। इस पे ये चीज याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। केस स्टडी में अगर ऐसा लिखे वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, तो बिल्कुल समझ लेना यूनिटी ऑफ कमांड है वो। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट लिखा हो कहीं, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
इट मीन्स 1 यूनिट 1 प्लान। 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट के अंदर एक प्लान होता है। ठीक है, अगर कोई भी केस स्टडी या एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 1 यूनिट 1 प्लान, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा उसका मतलब। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन The interest of an organization should take priority over the interest of an individual employee। कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी रखनी चाहिए, should take priority over the interest, की प्रायोरिटी रखनी चाहिए एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पे। ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए कभी बार। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। Spirit the Corps. It states that management should promote a team spirit of unity and harmony among employees to realize what? To realize the organizational objectives। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? मतलब क्या है एस्पिरिट डी कॉर्प्स का? एस्पिरिट डी कॉर्प्स को हम लोग अगर कोई एमसीक्यू या केस स्टडी में ये लिखा आ जाए रिप्लेस आई विद वी, तो समझना है वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है। अगर लिखा आ जाए विद रिप्लेस आई विद वी, रिप्लेस आई विद वी, तो वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है। समझे कि नहीं? ओके, ये तो लिखना ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक है जी, बट एमसीक्यू के मैं बता रहा हूँ ये भी आप लिख सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन में भी आप लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो इन दिस वी रिप्लेस आई विद वी। ठीक है जी, आगे बढ़े। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स kindliness and justice in the behavior of manager toward worker। equity is equity, मतलब kindliness and justice इन की मैनेजर का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वर्कर, वो काइंड होना चाहिए, वो काइंड होना चाहिए, वो जस्टिस होना चाहिए। ठीक है जी, इक्वल होना चाहिए, इसका ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। पहला स्टेप सेल्फ मोटिवेशन से लेना इज कॉल्ड इनिशिएटिव। कहीं पे लिखा हो फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन क्वेश्चन में, तो इनिशिएटिव है वो। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization of decision-making authority by top-level management is called the concentration of decision-making authority by top-level management is called centralization, और उसका डिस्पर्सल को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसका कंसंट्रेशन, उसको एक जगह लाना इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और उसको बांट देना इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं जी। Remuneration means the overall pay and compensation should be fair to both employee and the organization। की जो पे है, जो पेमेंट, जो सैलरी है या कॉम्पेंसेशन है, वो फेयर होना चाहिए दोनों एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड। ऑर्डर। It states that there should be a place for everything and everyone in an organization, and that everything or person should be found in its allotted place। ठीक है जी, मतलब क्या है इसका कि it should be it said that there should be a place for everything and everyone in an organization, and that everything or person should be found in its allotted place। की जो प्लेस अलॉट की गई है वो वहां पे ही होना चाहिए है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। स्किल अचीव। Organization should have a clear line of authority and communication that runs from top to bottom। एकदम क्लीन, बिल्कुल क्लियर लेवल होना चाहिए। जैसे एफ स्केलेशन में एफ डी को कम्युनिकेट करेगा, डी बी को कम्युनिकेट करेगा, बी ए को कम्युनिकेट करेगा, ए सी को कम्युनिकेट करेगा, सी ई को कम्युनिकेट करेगा और ई जी को।
इस तरह की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर चेन। ठीक है, द चेन शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है एफ से जी, तो क्या यूज करेंगे हम? गैंग प्लैंक। क्या यूज करेंगे? गैंग प्लैंक। समझे? अंडरस्टूड और नॉट? इसी को समझ ही गए होगे। केस स्टडी में आपको बहुत हेल्प करेगा। गैंग प्लैंक पे भी आता है केस स्टडी। Stability of personnel. This principle says that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. कि जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजनल एफिशिएंसी है, एफिशिएंटली काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो मिनिमम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर सके। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। होमवर्क क्या है? आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ बिकॉज जो नेक्स्ट वीक है, जो कि स्टार्ट होता है 19th ऑफ अगस्त से, 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, बिकॉज मेरे भी कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, 19th अगस्त 19th अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, और इसके बदले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क वो आपको करना होगा। होमवर्क है जी, होमवर्क है ये वाला, ये और ये। ठीक है गाइस, ये आपका होमवर्क है। मैं ये पीपीटी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे रखा है, जाके जल्दी से फॉलो कर लो यार। ठीक है जी। तो भाई अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाला गया है, वो कौन सा देखिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय सियोल। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। एक्सपेक्टेड है, चाहे प्रीबोर्ड चाहे बोर्ड चाहे आपके टेस्ट। ठीक है, सब में 6 मार्क्स का इसका एक्सपेक्टेड है। अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 5 मार्क्स के तो आने होंगे। कोई 5 बोल देंगे आपको एक्सप्लेन करने को, तो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल दे के एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल दोगे मार्क्स मिलेंगे आपको। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। टेलर के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each person to his or her greatest efficiency and prosperity. Her CD H H S SHCD। ठीक है, his CD his CD। याद करने का तरीका है, H से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, S से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, C से कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, एंड D से डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एक्सलेंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एनालिसिस से फाइंड आउट किया गया था। इसमें स्टडी एंड एनालिसिस की गई थी ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, जॉब का हर एलिमेंट को, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया रूल ऑफ थंब से। ठीक है, जब आपको एक्सप्लेनेशन बोला जाएगा तो आप ये देना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Harmony not discord. The principal emphasizes that there should be complete harmony between the management and the workers. Management और workers के बीच में harmony होनी चाहिए है। Management should share gains of the company with the workers, and workers should work hard and be willing to embrace change for the good of the company. कि मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो गेन्स है, प्रॉफिट है, वो शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ। और वर्कर्स हार्ड वर्क करनी चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो विलिंग हो सके चेंज के लिए, ताकि उनको अच्छी सैलरी मिल सके। ठीक है जी, ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। की
ही ये बिटवीन है, ये बिटवीन है। That there should be complete cooperation between the labor and the manager। जो लेबर है और मैनेजमेंट है उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, एक दूसरे से हाथ मिलकर करना चाहिए। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन है, जो कंपटीशन है दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय, अब कंपटीशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोऑपरेशन। ठीक है जी। तो मतलब क्या है इस प्रिंसिपल का, that जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, और जो कंपटीशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया कोऑपरेशन से, और दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। समझ में आई? Development of each person to his or her greatest efficiency and prosperity. This principle is concerned with efficiency of employees, which which could be built in right from the process of employee selection। जब employee का selection होता है ना, तभी से efficiency पे काम करा जाना चाहिए है employee के। The work assigned to employee should suit their capability। कि वो जो work उनको अलॉट किया गया वो उनकी कैपेबिलिटी की बेस पे होना चाहिए है। They should be given the required training to increase their efficiency। उनको जो required training है वो मिलनी चाहिए। Efficient employee should would produce more and earn more। ताकि जो efficient employee है वो produce more कर सके, ज्यादा चीज कर सके, ज्यादा कमा सके, और इससे this will ensure greatest efficiency and prosperity for both the company and the worker। इससे क्या होगा, prosperity है और efficiency है, वो दोनों में कौन कौन, कंपनी और वर्कर है। ठीक है, तो ये हो गए टेलर के प्रिंसिपल्स। आगे एक और टॉपिक है जो कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इसका सबसे पहला पॉइंट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अगर आपसे एमसीक्यू में आ जाए, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो आप क्या मेंशन करना, इट इज दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो आप फंक्शनल फॉरमैनशिप पे टिक करना। ठीक है जी। फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अ टेक्निक which aims to improve the quality of supervision at shop floor level by putting a worker under eight specialist foremen। एट स्पेशलिस्ट फॉरमैन के अंदर वर्कर को डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए कैसे, देखिए अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। फैक्ट्री मैनेजर है उसके अंदर एक प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। मतलब फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 8 अलग अलग तरह के लोग हैं। कौन कौन से, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रोड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये वर्कमैन के अंदर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। रोड क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। डिसिप्लिनरियन की डिसिप्लिन को इंश्योर करे। स्पीड बॉस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। की टाइमली, टाइम से और एक्यूरेटली काम को कंप्लीट करा जाए। गैंग बॉस, टू कीप मशीन्स एंड टूल रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर। कि जब मशीन और टूल को रेडी रखें ताकि जब उनको वर्कर चलाए वो अच्छे से चले। रिपेयर बॉस, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल। की रिपेयर करा जाए ताकि जो प्रॉपरली जो मशीन और टूल है वो प्रॉपरली वर्क करे। इंस्पेक्टर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये आज तरह के आपके इस तरह का भी एक एमसीक्यू या फिर केस स्टडी आ सकता है आपके एग्जाम में। मेथड स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडीज टू फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ये मेथड स्टडी में आता है। ठीक है, वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। दिस मेथड इज द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब। आप मेथड स्टडी पे टिक करना। ठीक है, मेथड स्टडी पे। ओके जी। मोशन स्टडी क्या है, इस रेफरेंस में स्टडी ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की स्टडी है जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशन, विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। एक टिपिकल जॉब के अंडर होता है।
टाइम का स्टडी किया जाए, कुछ ऐसी टेक्निक को डिटरमाइन किया जाए। इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। ये ऐसी टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है स्टैंडर्ड टाइम जो कि एक वर्कर लेता है ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ये वो वेल डिफाइंड जॉब कर रहा है तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी seeks to determine the amount of frequency of rest intervals in completing a task। ये डिटरमाइन करता है कितने अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दिए गए हैं ताकि आप एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। Differential piece-weight system. Taylor wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. He wanted to reward efficient workers. कि टेलर ने डिफरेंशिएट किया है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। He wanted to reward inefficient he wanted to reward efficient worker। वो एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड करना चाहता था तो उसने डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, फॉर दोज हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड, जिससे ये फाइंड आउट करा जा सके कि कौन अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है जो और कौन बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना इज स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंप्लीफिकेशन का एम है अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। को एलिमिनेट करना इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है जी, समझ आया इतना? तो मेरे को लग रहा है इतना ही है। इसके बाद होमवर्क। अब देखिए गाइस, टेलर के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक कंबाइंड होमवर्क है। ये देखिए गाइस, ये 14 क्वेश्चंस इनको भी कर लेना और जो पूरे 24 क्वेश्चन दिए हो गए। ठीक है, और इसको इस पीपीटी को मैंने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया। मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल का नेम है स्टडी मंत्रा कॉमर्स। वहां से जाके आप पीपीटी डाउनलोड करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो क्वेश्चन जहाँ पे सीबीएसई में है इनको तो जरूर से करना। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है गाइस। इनको तो अच्छे से कर ही लेना, जहाँ पे भी दिखे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप अर्निंग, बाय गाइस।